हेलो सभी विद्यार्थियों का आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आज नेक्स्ट क्लास एमएससी प्रीवियस ज्योग्राफी इसका पेपर फर्स्ट है, भौगोलिक विचारधारा का इतिहास यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है भूगोल वेताओं का योगदान। देखो कौन कौन से भूगोल वेता हुए उनका योगदान आपको पहले भी बता चुके हैं। इसके आगे इसमें प्रश्न है भौगोलिक। देखो भौगोलिक चिंतन में इमैनुअल कांट के योगदान का आकलन करना है। इमैनुअल कांट के बारे में यहाँ पूछा गया है, उन्होंने ज्योग्राफी के लिए क्या क्या किया है, उनका जीवन वृत्तांत के बारे में। इसमें देखो ये प्रश्न आया है 2018 के अंदर पूछा गया था। इसके साथ में एक प्रश्न और पूछा गया है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, भूगोल के दार्शनिक संस्थापक इमैनुअल कांट 1724 से 1804 के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये 2017 में, यानी इन्होंने दार्शनिक का संस्थापक और इनका समय अवधि देकर पूछा गया। तो इमैनुअल जो कांट थे, इमैनुअल कांट का समय था 1724 से 1804 तक माना जाता है। अगर जन्म की बात करें, इनके जन्म की बात करें तो 22 अप्रैल 1724 के अंदर। चौबीस के अंदर रूस के कॉन्सिनबर्ग कालिनिनग्राड में हुआ। 18वीं शताब्दी में के अंतिम और सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक और भूगोलवेता कौन थे? इमैनुअल कांट। कांट प्रथम विद्वान थे जिन्होंने भूगोल को पूर्ववर्ती धर्म बंधन से मुक्त कराकर उसे सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। तो इनको ज्योग्राफी को क्या किया इन्होंने? धर्म बंधन से मुक्त कराकर, और कौन सा, यानी अनेक वैज्ञानिक विधियां खोजकर उसको वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया। कांट ने 12 जून 1755 में डी इग्ने कॉनफायर निबंध लिखकर डॉक्टरेट यानी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 46 वर्षों की आयु में 1770 में कांट को कॉन्सिनबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद नियुक्त किया गया था। वे 1780 के अंदर 1780 में इसी विश्वविद्यालय में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की सदस्यता और 1786 में विश्वविद्यालय के उप कुलपति पद पर आसीन हुए। कांट ने भौगोलिक यात्राएं नहीं की, जिसके कारण उन्हें आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेता, क्या कहा जाता है इन्हें? आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेता कहा जाता है। आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेता इसको कहा जाता है। तो ये मुख्य रूप से ये इसी के नाम से जाना जाता था इसको, क्योंकि ये भूगोल की जो यात्राएं वो कम ही किया करते थे। कांट की जो कांट था उनकी अभिरुचि मुख्यतः भौतिक भूगोल में थी। इनकी रुचि किसमें थी? भौतिक भूगोल के अंदर। भौतिक भूगोल के अंदर इनकी रुचि थी, तथा जिसके अंतर्गत उन्होंने मानव प्रजातियों, पृथ्वी पर भौतिक क्रियाओं तथा प्राकृतिक अवस्थाओं को समाहित किया था। वे एक सैद्धांतिक भूगोलवेता थे जिन्होंने आनुकालिक तथ्यों को वर्गीकृत करने का उल्लेखनीय प्रयास किया था। इन्होंने ही किया था सर्वप्रथम। अगला बात करते हैं इमैनुअल जो कांट था, इन्होंने कांट के विचारों से भूगोल विज्ञान की तुलना में एक वर्णनात्मक भूगोल था, यानी जिसको क्या बोल सकते हैं, वर्णनात्मक भूगोल या वर्गीकृत विषय है, जिसको डिफरेंट पार्ट में बांटा जा सकता है और फिर उसको यानी उसका वर्णन किया जा सकता है अलग अलग भागों में बांटकर। इन्होंने इसके लिए क्या दिया था?
वर्णनात्मक भूगोल से है। इन्होंने इतिहास और भूगोल की तुलना करते हुए कहा था कि भूगोल सभी समय में रहा है और यह इतिहास का आधार है। यानी इसमें ये कहा गया है कि भूगोल पहले से, यानी कांट से पहले भी था, यानी जब कोई वैज्ञानिक नहीं थे, भूगोलवेता नहीं थे, उस टाइम पे भी पता नहीं, भूगोल तो था, परंतु उसका अवलोकन या उसका दृष्टिकोण, उसके आविष्कार यानी मानव भाषा में नहीं लिया गया और अभी भी है और आगे भी रहेगा। यानी वो तो धरातल का। इसके भूगोल इतिहास की घटनाओं के विश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। यह मुख्य रूप से जो विश्लेषण, जो घटनाएं उनमें सहायता प्रदान करता है। उनके अनुसार इतिहास और भूगोल दोनों संगठित विज्ञान है जिसके द्वारा विश्व का अध्ययन किया जाता है। यानी भूगोल और इतिहास क्या है इनके अनुसार? भूगोल प्लस इतिहास दोनों आपस में संगठित है, यानी बिल्कुल से एक रूप में मिले हुए हैं। यानी इसमें क्या होता है? घटनाओं का कालक्रम का वर्णन तथा इसके अंदर क्या होता है? पृथ्वी पे जो भी है अपने चारों ओर तथा भौगोलिक घटनाएं हैं उनका वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से संगठित है जिनके द्वारा विश्व का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इन दोनों के मध्य व्यापक पारस्परिक संबंध भी पाया जाता है। किसमें? भूगोल में और इतिहास में, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंदर। कांट के अनुसार विश्व के ज्ञान का प्रथम चरण भौतिक भूगोल है। यानी इन्होंने क्या बताया कि ज्ञान का जो प्रथम चरण है वो क्या है? भूगोल ही है। अब देखो आगे, ज्ञान का प्रथम चरण क्या बताया इन्होंने? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल को ज्ञान का प्रथम चरण बताने के साथ में ही जो विश्व के संबंध में हमारे बोधों या अवगमों को समझाने के लिए अनिवार्य है। भौतिक भूगोल ये विषय है जो प्रकृति की एक सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यानी प्रकृति क्या क्या आती है यहाँ पे? प्रकृति की सामान्य क्या आती है? रूपरेखा। किसके अंदर? भौतिक भूगोल के अंदर। इसी के अंदर से सामान्य प्रकृति की रूपरेखा का वर्णन किया जाता है। यही इतिहास ही नहीं बल्कि अन्य सभी प्रकार के भूगोल का भी आधार है। भूगोल की अन्य शाखाओं का मूलाधार क्या है? इसकी जो भूगोल की जो अन्य भी है उनका मूलाधार क्या है? भौतिक भूगोल को ही माना जाता है जिसके अंदर सभी समाहित है ज्योग्राफी की सामान्य प्रकृति। कांट ने भूगोल को एक दार्शनिक विचारधारा प्रदान करते हुए उसके अध्ययन क्षेत्र को क्या किया था? स्पष्ट करने का प्रयास किया। इनके अनुसार भूगोल पृथ्वी का अध्ययन मानव ग्रह के रूप में किया जाता है। किसके अनुसार, किसके रूप में किया जाता है? मानव ग्रह के रूप में। ध्यान रखना, इनकी जो प्रारंभिक कृतियों की बात करें, इनकी जो प्रारंभिक कृति है इसकी इमानुएल कांट की, वो क्या है? जनरल नेचर, हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवेंस, 1755 में प्रकाशित हुई। ठीक है, जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवेंस। तो ये इनकी फर्स्ट कृति थी। ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड कृति है, ये तो फर्स्ट होगी, जो सेकंड कृति थी वो थी
क्रिटिव ऑफ जजमेंट। जजमेंट ये 1790 में आई। 1790 में इनमें भौगोलिक संदर्भों का उल्लेख किया गया था। एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम पैरामेट्रिक्स पॉइंट ऑफ द व्यू में लेख में विश्व के प्रजातियों और नर जातियों के समूह का भौगोलिक विवरण सम्मिलित है। तो इस प्रकार इसको मैं मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा दोनों। अब देखो इन्होंने आगे ज्योग्राफी में क्या क्या योगदान दिया था उसका और देखो। कांट ने स्थान, इन्होंने क्या किया था, स्थान संबंधित, स्थान यानी स्पेस, SPACE, स्पेस की अवधारणा को सापेक्ष कहा। को सापेक्ष कहा, जिसमें वस्तुओं के मध्य संबंधों की व्यवस्था है। तो इन्होंने स्थान अवधारणा को क्या है, प्रतिपादित किया। स्थानीय क्रांति अथवा उसमें निखरती चमक दीप्ति वस्तुओं द्वारा प्रकट बल है। कांट का कहना था कि स्थान स्वयं में कोई वस्तु नहीं है। इन्होंने स्थान के बारे में कहा था कि ये कोई पर्टिकुलर वस्तु नहीं है, यह तो बीच में क्या है, संबंध पाया जाता है। कांट का कहना था कि स्थान स्वयं में कोई वस्तु नहीं है, न ही वह कोई घटना है, वह ये क्या है, फ्रेम है। इन्होंने क्या बताया था स्थान को, स्थान क्या है, एक फ्रेम है अथवा ऐसा ढांचा है जिसकी रचना वस्तुओं व क्रियाओं से सजोई हुई है। वह भरे हुए कोष्ठों की व्यवस्था है जो अवलोकन से अवलोकनीय बनी है, ये देखने के रूप में बनी हुई, यानी कोष्ठों की संख्या है। स्थान वह काल दोनों ही संदर्भ में बल समान है, जो अनुभव पर आधारित है परंतु अंतर्दृष्टि बना है, वह केवल अनुभवजन्य है। ज्ञान के बारे में कांट के विचार थे कि वह शुद्ध तर्क के अभ्यास द्वारा अर्जित किया जाता है अथवा इंद्रिय जन्य है। तो उन्होंने ज्ञान के बारे में क्या बताया, इंद्रिय जन्य है। अगला है, हम बात करते हैं कांट की रचना की। इनकी जो रचना थी वो क्या थी, अन्नकुंडिन 1757 में थी। के अनुसार पृथ्वी का अध्ययन 5 तरीकों से किया जा सकता है। पृथ्वी का अध्ययन कितने तरीकों से किया जाता है, 5 तरीकों से। नंबर 5 अगर बात करते हैं तो वो देखो, पृथ्वी का गणितीय अध्ययन। पृथ्वी का गणितीय अध्ययन, पृथ्वी का जो गणितीय अध्ययन है इसके अंदर देखो, नंबर 1 लगभग गोलीय पृथ्वी के आकार, विस्तार, आकृति की शुद्ध विवेचना और ग्रहों की गति आदि के बारे में गणित का महत्वपूर्ण पक्ष है जो अध्ययन में सहायक बनता है। सेकंड बात करते हैं वो है नीतिपरक भूगोल। नीतिपरक भूगोल है, इसके अंदर देखो, इसमें मानव के रीति रिवाजों, परंपराओं, स्वभाव, चरित्र आदि की व्याख्या की जाती है। कांट ने इंगित किया है कि पर्वतीय भागों में मानव सक्रिय बना रहता है और साहसी मनुष्य स्वतंत्रता व मातृभूमि से प्रेम रखता है। ये इन्होंने 2 शब्द दिए हैं नीतिपरक भूगोल के अंदर, जो मुख्य रूप से अनिवार्य रूप से है। तो इन्होंने अब बात करते हैं, थर्ड है वो है
पृथ्वी व मानव के मध्य अंतर संबंध के परिणामों का विवेचन विभिन्न देशों राज्यों में व्यक्तियों की स्थिति व दोनों का एक दूसरे के में अंतर संबंध का दो रूपों में विवेचन होता है। नंबर 5 अगर बात करते हैं विवेचन दो रूपों में होता है। नंबर 5 है आकस्मिक उत्पन्न कारणों व स्थितियों द्वारा मानव विकास पर प्रभाव, जैसे सरकार में परिवर्तन, राज्यों का पुनर्गठन आदि। तो ये हो गया पहला रूप में परिवर्तन। सेकंड है, दूसरा है वो है स्थायी परिवर्तनों द्वारा, जैसे देशों की स्थिति, उपजों, व्यापार, रीति रिवाजों, जनसंख्या आदि के कारणों से मानव व देश के अंतर संबंधों के कारण दूसरा परिवर्तन आता है। तो ये इसके अंदर कहा जा सकता है। अब नंबर 4 है वो है व्यापारिक भूगोल। व्यापारिक भूगोल, इस व्यापारिक भूगोल के अंदर कांट के अनुसार भूगोल की यह शाखा उन कारणों की व्याख्या करती है जो देशों के किसी एक जिन्स का आधिक्य व अन्य जिन्सों की कमी से संबंधित है। इन स्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य होता है। नंबर 5 है ईश्वरीय पर्यक भूगोल। ईश्वरीय परक भूगोल है यानी धर्म परक भूगोल भी बोलते हैं। धर्म परक भूगोल भी बोला जाता है। तो देखो नंबर इसमें बात करते हैं ईश्वरीय परक भूगोल में कांट ने भूगोल की सामाजिक शाखाओं को प्राकृतिक भूगोल के साथ संबंधों पर आधारित बताया है। भूमि की प्रकृति में अंतर का परिणाम वहां प्रचलित ईश्वरीय परक धारणाओं को गठित परिवर्तन पाया है। यानी इन्होंने मुख्य रूप से क्या बताया कि वहां पे जो गठित होती है या कोई भी वस्तु है सुदूर पूर्व में प्रचलित ईसाई धर्म यूरोप के विभिन्न भागों में प्रचलित ईसाई धर्म से भिन्न है। यानी इन्होंने धर्म के बारे में बताया कि अलग अलग जगह पर अलग अलग धर्मों के लोग प्रचारित यानी स्वयं धीरे धीरे चेंजेस हो गए थे, यानी अपने धर्म के अनुसार सेट हो गए। अब इसके बारे में इसके बाद में अगला कहा है कि प्राकृतिक भूगोल के बारे में कांट का मत था कि वह मात्र पार्थिव गोल ब्रह्मांड है, प्राकृतिक संरचना का मूल्यांकन करने का विषय है, जिसमें धरातल, महासागर, पर्वत, नदियों, वायुमंडल, मानव व पशु, पौधे, खनिज आदि सम्मिलित है। मुख्य रूप से कांट मानचित्रों को शिक्षा हेतु प्रयोग व प्रदर्शन के लिए उपयोगी मानता था। यानी विभिन्न प्रकार के जितने भी मानचित्र होते हैं वो किसके लिए उपयोगी होते हैं? शिक्षा के लिए और स्थान विशेष के प्रदर्शन के लिए किसको उपयोगी मानता था। तो ये कांट के मुख्य विचार थे। अतः कांट की भूगोल में प्रगाढ़ रुचि बनी हुई थी और इस सभी चीजों से अनुमान था कि इनकी क्या थी, ये आराम कुर्सी वाले तो थे पर इनकी रुचि किसमें थी? भूगोल के अंदर अच्छी थी, जिससे वह शैक्षिक मूल्यों का वैज्ञानिक व व्यवस्थित विषय मानता था और वह जोर देकर कहता था, यानी उनका फोकस था, मुख्य जोर देकर वो कहते थे भूगोल मानव एवं विश्व का ज्ञान प्रदान करने वाला विषय है। इसका प्रयोग सरकारी व गैर सरकारी संवाद के लिए पाठकों की रुचि हेतु महत्वपूर्ण रूप से बना हुआ है। ये कौन कहते थे? कांट कहते थे। इस विषय पर हमेशा वो जोर देते थे, उनका प्रबल समर्थक रहता था। कांट प्रथम विचारक था जो भूगोल को क्या मानता था? जीव विस्तार विज्ञान भी मानता था। वारेनियस एवं कांट ने के काल को आधुनिक भूगोल के विचारों का चिर प्रतिष्ठित काल भी कहा जाता है। तो जो वारेनियस और कांट दोनों का काल था, जो उनका समय पीरियड था, अवधि थी, उस काल को क्या कहा गया? आधुनिक भूगोल के विचारों का चिर प्रतिष्ठित काल कहा जाता है। तो ये था मुख्य रूप से भौगोलिक चिंतन पर इमैनुअल कांट के योगदानों का आकलन। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।